नमस्कार। राजस्थान इतिहास की अपने आरएस की सीरीज चल रही है और इसमें प्रागैतिहासिक संस्कृति अपन ने ऑनगोइंग था। हम लोगों ने देख लिया था कि सीएल कार्लाइल को हमने राजस्थान पुरातत्व का जनक बोला है। जिस प्रकार से डॉक्टर सर अलेक्जेंडर कनिंघम को हमने द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा है, उसी प्रकार से क्योंकि राजस्थान में पहली बार पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य चूंकि सीएल कार्लाइल के द्वारा आरंभ किया गया, इसलिए सीएल कार्लाइल को हम जानते हैं राजस्थान के पुरातत्व के जनक के रूप में। और पिछले जितनी इस सीरीज में इतने सेशंस निकले उसमें हमने पैलियोलिथिक राजस्थान कल्चर को ठीक से समझ लिया था। आज अब ज़्यादा ये राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृति में चूंकि आपने बागोर पढ़ लिया, तिलवाड़ा पढ़ लिया, मोगरा पठार पढ़ लिया, धारेश्वर यदि आपने पढ़ लिया, आपने झालावाड़ से प्राप्त पुरातात्विक स्थलों की जो भी उपकरण प्राप्त हुए, सैनिटा गांव यदि आप लोगों ने मेवाड़ का आपने पढ़ लिया है, बुद्ध पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर पढ़ लिया, तो विशेष कुछ बचा नहीं है। लेकिन मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक साइट के अंदर राजस्थान में कुछ बाकी है, उसे हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जो राजस्थान की जो मेसोलिथिक साइट है हम उसकी बात कर रहे हैं। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, मेसोलिथिक जो है बेसिकली वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। जो लोग राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों को देखने के साथ साथ जो इंडियन हिस्ट्री की प्री हिस्टोरिक सीरीज चल रही है, यदि आप लोग उनको देख रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि ये बच्चों वाला खेल है, इसको समझना बहुत आसान रहेगा यदि आप लोगों ने वो देख लिया। क्योंकि जिस लेवल का मैंने वहाँ पे एनालिसिस किया है, सर्वे बेस्ड जो एनालिसिस है, वो यकीन मानिएगा कि आप इस तरह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस लेवल की आप उम्मीद नहीं कर सकते। अब हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी के बाद पढ़िएगा, उसके बाद फिर अपन आप अपना कोई फीडबैक मुझे दीजिएगा। तो राजस्थान के यदि मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो पहली बात तो ये बात समझ लीजिएगा कि मध्य पाषाण काल को जब हम देखते हैं तो इसको हम जिस चीज से रिकॉग्निशन करने का प्रयास करते हैं, जिस चीज से पहचानने का प्रयास करते हैं, वो है माइक्रोलिथ। इस बात को आप लोगों को ठीक से समझना होगा। माइक्रोलिथ से हमारा मतलब होता है सूक्ष्म पाषाण उपकरण। याद रखिएगा, संपूर्ण प्रागैतिहासिक संस्कृति में सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रो माने सूक्ष्म, लिथ माने स्टोन्स, जिस काल को रेफर करते हैं वो है मध्य पाषाण काल। अब राजस्थान ही नहीं, मैं इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में बात करूं, जो मेसोलिथिक काल है, जो मध्य पाषाण काल है, बेसिकली वो 10,000 ईसा पूर्व से जाकर टिकता है 4,000 ईसा पूर्व। और राजस्थान के विभिन्न स्थलों से हमने मध्य पाषाण काल की खोज करी। इनमें मेवाड़ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेवाड़ में जो उत्खनन किया गया है, चाहे बागोर वगैरह जितने भी एरिया हैं, डॉक्टर वीएन मिश्र, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर एसआर राव, एसडी सांकलिया, डॉक्टर सुंदर राजन एंड सेन गुप्ता। तो पहली बात तो ये कि राजस्थान में जो मध्य पाषाण काल है, इसको किस एरिया में खोजा गया है, तो वो है असल में, याद रखिएगा, मेवाड़। मेवाड़ में गंभीर नदी है, बेड़च है, चंबल है, बामनी है, रूपारेल है, नल्लास है, भिचोड़ है, पारसोली है, कोठारी है, खारी है, बागन है, बेड़च है, कदमाली है, रूपर, कई सारी जो नदियां हैं, इनके कछारी क्षेत्र से हमें मध्य पाषाणिक जो मानव था, इसको आप होमोसेपियंस के नाम से पुकारते हैं, उसकी गतिविधियों के साक्ष्य, उसके द्वारा प्रयुक्त स्टोन टूल्स या लिथिक टूल्स के साक्ष्य प्रारूप हमें प्राप्त होते हैं। अब पहली बात तो ये कि ये तो अवधि हो गई। यदि मैं बात करूं कि इस जमाने में मानव होमोनिड कौन था, देखिएगा, होमोनिड से मतलब होता है कि इस दौर में मानव से मिलता जुलता प्राणी जिससे कि आधुनिक मानव का विकास हुआ, कौन था, तो वो वही आधुनिक मानव जो आप और मैं इस समय मौजूद हैं। याद रखिएगा, होमो सेपियंस, याद रखिए, होमो सेपियंस। यदि मैं बात करूं कि इस दौर में क्लाइमेट किस तरह का था, जलवायु किस तरह की थी, तो आपका फिर यहाँ पर जवाब होगा, यहाँ पर जलवायु थी जिसको आप कहते हैं होलोसीन। होलोसीन से मतलब है नूतनतम युग, नूतनतम युग। मैं कुछ विशेषताओं की तरफ एनलाइटमेंट या हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए। यदि हम इनकी आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की फाइंडिंग्स की बात करें कि कल्चरल एविडेंसेस, इस काल की विशेषताएं क्या क्या हैं, इस काल की विशेषताएं क्या क्या हैं, इस बात को आप लोगों को समझना होगा बहुत अच्छे से। मध्य पाषाण काल की
तो मध्य पाषाण काल की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम विशेषताओं की बात कर लें थोड़ा सा। तो विशेषताओं में पहली बात तो आता है पशुपालन। ठीक है साहब। कृषि की वन्य किस्मों से परिचय। अभी खेती आरंभ नहीं हुआ है, याद रखना, खेती आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रिमिटिव मैन था, जो आदिम मानव था, उसने खेती की जो वन्य किस्में थी, जंगली किस्में थी, उनसे उसका इंट्रोडक्शन हो गया था। तो कृषि की वन्य किस्मों से आपका परिचय हो चुका था। मनुष्य ने कृत्रिम आवास का निर्माण आरंभ कर लिया था। मनुष्य ने मछली पालन करना आरंभ कर दिया था। मनुष्य ने कुत्ता, घोड़ा, इनको अपना साथी बना लिया था। मनुष्य ने कुंभकारी आरंभ कर दी थी। अब देखो, कुंभकारी से मतलब हमारा क्या है, जिसको हम कहते हैं पोट्री आर्ट, यानी कि मिट्टी के बर्तन, मृद भांड। एक एक बात को ठीक से समझ दीजिएगा। मृद भांड निर्माण कला, ये कहलाती है अपनी पॉटरी या कुंभकारी। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन, जिसको हम कहते हैं वेयर्स या पोट्री आर्ट, तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला आरंभ कर दी थी। अब आप थोड़ा सा, मैं आपको और क्लियर करूं, पहली बार इस दौर में आके, मध्य पाषाण काल में आकर, मनुष्य की हमें कब्रें प्राप्त हो रही हैं। अब कब्र प्राप्त हो रही, इसका मतलब स्केलेटन्स या कंकाल भी प्राप्त हो रहे हैं, ये भी एक जाहिर सी बात है। स्केलेटन्स प्राप्त हो रहे हैं। जब कब्र प्राप्त हो रही, तो कब्र के अंदर मानव कंकाल, बोन्स, अस्थियों के साथ साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं, माना उसके यूटेंसिल्स या जो बर्तन, मिट्टी के जो बर्तनों काम में है, वो भी प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब कि किस प्रकार से ये अंत्येष्टि संस्कार, आदि मानव द्वारा अंत्येष्टि संस्कार किए जाते थे, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। अंत्येष्टि संस्कार किस प्रकार से किए जाते थे, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। साथ साथ उसका जो धार्मिक विचारधारा था, धार्मिक विचारधारा से मतलब है कि यदि आपको कब्र के अंदर आदिम मानव के द्वारा प्रयुक्त बर्तन प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि मनुष्य का यह विश्वास डेवलप हो चुका था कि इस जीवन के परे भी, मृत्यु के बाद का भी कोई जीवन होता है। और ये जो मृतक है, चाहे वो शरीर से हमारे बीच नहीं रहा हो, लेकिन उस जीवन में वो सुरक्षित रहे, सुखी रहे, उसको खाने मतलब किसी चीज की दिक्कत ना रहे, तो उन बर्तनों को इस विचारधारा से वशीभूत होकर आप उन्हें रख दिया करते थे। तो हम जो कहना चाह रहे हैं सिर्फ ये कि कब्रों के अध्ययन से हम मध्य पाषाणिक मानव के अंत्येष्टि संस्कारों की और उसके धार्मिक विचारों की कुछ झलक हम पा सकते हैं। नो डाउट इस जमाने में केव्स आर्ट एज इट इज चलता रहा। हंटिंग या शिकार अपने आप में चलता रहा। मैंने पहले ही कहा, क्योंकि यहाँ की जो सबसे बड़ी जो पहचान है वो है माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण उपकरण। क्लियर। और ये आकार में छोटे हैं, ये जो स्टोन टूल्स या लिथिक टूल्स प्राप्त हो रहे हैं, ये पाषाण उपकरण साइज में छोटे हैं, बट दे आर वेल शेप्ड, दे आर मॉडिफाइड, दे आर वेरी शार्प्ड, वेल शेप्ड। इनकी साइज बड़ी अच्छी है, इनका आकार बड़ा अच्छा है, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड स्टोन टूल्स हैं, यानी कि भारी अनगढ़ इस तरह के नहीं है। छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनके जो रिजल्ट हैं, चीरने, फाड़ने, काटने, जिसके लिए भी, जिस भी काम के लिए इनको बनाया जा रहा है, वहां पर ये प्रॉपर रूप में काम आ रहे हैं। इस बात को आप लोगों को समझ लेना चाहिए। ठीक है साहब, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात आप लोगों ने ठीक से समझ ली है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस काल में आपको नजर आती है। इनमें जो मेरे हिसाब से बड़ी काम की बात है वो है एक तो पशुपालन और एक है आपका कुंभकारी या पोट्री। अब आपके लिए या मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है यदि मैं पशुपालन की बात करूं और कब्रों की बात करूं, क्योंकि दो चीजें ऐसी जो मानव की विकास यात्रा को थोड़ा सा समझने में सहयोग प्रदान करती है।
उसकी बायो इवोल्यूशन जर्नी, जैव विकास यात्रा किस स्टेप्स पे, किन किन फेजेस से होकर गुजर रही है, उनको समझने में एक हमारे लिए एक अच्छा अप्रोच प्रदान करता है। मसलन संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में, इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की यदि मैं प्री हिस्ट्री प्रागैतिहास की बात करूं, तो सबसे बड़ा जो मध्य पाषाणिक स्थल है, द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट, वो राजस्थान में मेवाड़ में भीलवाड़ा जिले के अंदर कोठारी नदी किनारे डॉक्टर वीएन मिश्र द्वारा खोजा गया बागोर है। समझना बात को, सबसे पहले जो नर कंकाल, मानव कंकाल प्राप्त हो रहे हैं वो बागोर से प्राप्त हो रहे हैं, राइट। और पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं भाई, वो भी बागोर से ही प्राप्त हो रहे हैं, वे भी बागोर से ही प्राप्त हो रहे हैं। अब आप इस बात से एक सिंपल आइडिया लगा लीजिए कि हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है इस मध्य पाषाण को जानना, ठीक। तो यदि मैं मध्य पाषाण काल की बात करूं एक मेवाड़ के संदर्भ में, मेवाड़ क्षेत्र के संदर्भ में, तो पहली बात तो कि यहां पर खोज या उत्खनन किन किन लोगों के द्वारा किया गया है। अब डॉक्टर वीएन मिश्र है, यानी कि डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र साहब हो गए आपके, डॉक्टर एसआर राव हैं, डॉक्टर एसआर राव, डॉक्टर एचडी सांकलिया हो गए, डॉक्टर एचडी सांकलिया, डॉक्टर सुंदरराजन सेनगुप्ता, डॉक्टर सुंदरराजन, ये तमाम उत्खनन करता है जिन्होंने कि मेवाड़ क्षेत्र में मध्य पाषाणिक सांस्कृतिक स्थलों को, प्रागैतिहासिक स्थलों की ना केवल पहचान करी, बाकी एक लार्ज स्केल पर उनका एक्सकावेशन भी किया है। क्लियर है मामला। मैं कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन आउट होता हूँ, आप आराम से इन चीज़ों को पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि यदि मैं सामने रहूँगा तो वही वाली बात है, कुछ चीज़ें छिपी रहती हैं। जल्दी से आप लोग यहाँ तक के सारे मैटर को देखिए, समझिए और लिख लीजिए। क्योंकि जितना आप इजीली चलते रहोगे उतना ही फिर हमारे लिए भी सुविधाजनक सा मैटर रहता है इन चीज़ों को समझना और देखना। अब यदि हम यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करें कि बागोर हो गया या अन्य सभ्यता स्थल हो गए या मध्य पाषाणिक स्थल की यदि हम चीज़ों को उठाकर देखें, तो फिर जो बातें हमारे लिए निकलकर सामने आती हैं वो अपने आप में ही बड़ा ही एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सा स्थल हमारे को देखने को यहाँ पर मिलता है। तो चलिएगा अपन अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। अब पहली बात तो ये हम यहाँ पर कहेंगे कि जी उत्खनित, आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक की बात को देख लिया है, समझ लिया है। मध्य पाषाणिक स्थल में जी ये इन लोगों ने खोजा करा है और किन किन नदियों किनारे खोजा है इनको, क्लियर, किन किन स्थलों पर खोजा गया है। मैंने अभी जो कहा, रूपारेल हो गया, गंभीरी हो गया, बेड़च हो गया, आपके कदमाली, कई सारी, पारसोली, भिड़ोच, कई सारी नदियां, कोठारी, ये नदियां, इनके कछारी जो क्षेत्र है, आप यहाँ पर एक प्रश्न अपने जहन में एक बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से यह भी उठा सकते हैं कि जनरली नदियों के किनारे ही क्यों ये सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। इसकी वजह है हमने नदियों को, रिवर्स को सभ्यताओं का पालना, क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशंस भी कहा है, क्योंकि आप मनुष्य, सामान्य मनुष्य को ड्रिंकिंग वाटर से लेकर हर चीज के लिए, इस बात को याद रखिएगा, ड्रिंकिंग वाटर से लेकर हर चीज के लिए उसको जरूरत पड़ती है नदियों की। एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, या तमाम चीजें हो गई। तो आप बिना जल के, आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर चीज की सुविधा, उस जमाने में तो आपके पास एकमात्र जो सहारा था जीवन जीने का वही था कि इन नदियों के किनारे पर ही आप लोग पाएं, मतलब अपने आप को रखें, अन्यथा फिर जीना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सबसे पहले बागोर को लेता हूँ, मेवाड़ को भी हम बाद में लेते रहेंगे।
बागोर को देख लीजिए एक बार। यद्यपि हमने बागोर के बारे में विस्तार से जानकारी पूरा पाषाण काल में भी देख लिया था, लेकिन बागोर का सबसे बड़ा जो महत्व है वो है मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक के काल के संदर्भ में। दोबारा बागोर को देखिए, क्योंकि मैं कुछ और नई चीजें यहाँ पर ऐड करूंगा आप लोगों के लिए। एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप लोग लिखते चले जाइएगा। बागोर देखिएगा, बागोर जो है, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल के रूप में हमारे सामने निकलकर आता है। 1968-70 के अंदर डॉक्टर बी एन मिश्र और डॉक्टर एल एस लेशिन के द्वारा इसको खोजा गया है। तो इसका उत्खनन और इसका जो खोज है वो डॉक्टर वी एन मिश्र, डॉक्टर वी एन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर एल एस लेशिन के द्वारा किया गया है। क्लियर है। और जिस टीले पर इसकी सबसे ज्यादा खोज की चर्चा होती है, जिस टीले को या जिस टीले को खोजा गया है उसको आप कहते हैं उत्खनित टीला। तो वो टीला है, याद रखना, महासती टीला बागोर का। अब आप इससे उलझना मत, क्योंकि आहड़ के अंदर भी एक महासती एक स्थल है, यद्यपि वो राज परिवार का समाधि स्थल है, लेकिन बागोर के जिस टीले का उत्खनन सर्वाधिक मात्रा में हुआ है वो टीला महासती टीला कहलाता है। ठीक है। और अब यदि मैं इस बागोर की विशेषताओं पर आप लोगों के सामने इसके पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश डालूं, आप सीधी सी बात अपन यहां पर चर्चा करें। क्या है पुरातात्विक महत्व बागोर का? पहला, संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास का, याद रखिएगा, संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल, सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल, यानी कि हम कहेंगे द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल, लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्री हिस्ट्री, जो ड्यूरेशन है, जो कैलेंडर है, उसका सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक जो स्थल है वो है, याद रखिएगा, बागोर। एक बात तो ये क्लियर हो गई है। ठीक है साहब। दूसरी बात ये कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर के साथ साथ मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ है वहां से भी प्राप्त होते हैं। और जिन पशुओं के, मतलब जिन जीवों के हमें यहाँ पर अस्थियां प्राप्त हो रही है उनमें भेड़ और बकरियां ज्यादा हैं। तो दूसरी विशेषता लीजिएगा, संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जिनमें भेड़ है एवं बकरियां हैं। याद रखिएगा, भेड़ और बकरियां आपको यहां से प्राप्त हो रही हैं। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हो गया, सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल यानी कि मेसोलिथिक साइट हो गया। तीसरा जो इसकी विशेषता है, संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में प्रथम मानव कंकाल की प्राप्ति, ह्यूमन स्केलेटन्स, प्रथम मानव कंकाल की प्राप्ति भी याद रखिएगा हमें बागोर से ही प्राप्त हो रही है। इतना बड़ा इसका आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले
जो मानव कंकाल, 4 मानव कंकाल आपको, कुल 4 मानव कंकाल हमें बागोर से मिल रहे हैं 2 चरणों में। पहले चरण में जो मानव कंकाल मिला वो एक 18 वर्षीय महिला का है। दूसरे चरण में हमें 3 कंकाल मिल रहे हैं। इनमें एक 18 वर्षीय एक कोई 8 वर्षीय बालक है, एक एडल्ट मैच्योर लेडी है 40-42 साल की, और एक पुरुष कंकाल है जिसमें 36 गुरियों बीड्स की उसने माला धारण की हुई है। मैं हट जाता हूँ तो आप के लिए सुविधा हो जाएगी थोड़ा सा, कि आप यहाँ तक के मैटर को ठीक से देख सकें और पढ़ सकें। जितना देख लोगे ठीक से, जितना ठीक से देख लोगे, उतार लोगे मैटर को, उतना आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। अब मैंने जो कहा उसको थोड़ा सा अपन अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बागोर को जितना अच्छे से, मेरा मानना है कि टीचिंग और स्टडी इस तरह से करो कि बार बार आपको उलझना नहीं पड़े। तो अभी हमने जो कहा कि यहाँ से प्रथम मानव कंकाल भी यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। ये जो मानव कंकाल आपको प्राप्त हो रहे हैं, कुल 4 मानव कंकाल, याद रखिएगा, जो कुल 4 मतलब जो कुल मानव कंकाल प्राप्त हो रहे हैं बागोर से, वो 4 मानव कंकाल है जो हमें प्राप्त हो रहा है। अभी 4 मानव कंकाल 2 चरणों में प्राप्त हो रहे हैं। पहले चरण में, याद रखिएगा, पहले चरण में एक फीमेल कंकाल है जो 18 वर्षीय महिला का है। 18 वर्षीय महिला का कंकाल है पहले चरण में, ठीक। एंड जो सेकंड फेज है, जो इसका द्वितीय चरण है, इसमें एक तो मिल रहा है आपको 8 वर्षीय बालक का कंकाल, दूसरा मिल रहा है आपको 40 से लेकर 42 वर्षीय महिला का कंकाल, और तीसरा जो आपको मिल रहा है वो है आपको एक पुरुष कंकाल जिसकी हमें उम्र की जानकारी नहीं मिलती है। क्लियर। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, जो पुरुष कंकाल आपको प्राप्त हो रहा है, इसके गले में 36 गुरियों, डज मीन बीड्स, मोती इनको आप कहते हैं, 36 गुरियों की माला आपको प्राप्त हो रही है। अब नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जीआरएफ और यूपीएससी एग्जामिनेशन। मैं पर्टिकुलर राजस्थान की बात करूं, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, और मान लीजिए एक प्रश्न आपका ये आ गया, संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास में किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक मानव कंकाल ऐसा मिला जिसके गले में एक माला है जिसमें 36 बीड्स हैं, उस माला में 36 गुरियां हैं? क्या जवाब दोगे आप लोग? यदि हम मोटी मोटी बातों को वेरियस गाइड्स या कोचिंग के नोट्स उठाकर पढ़ लेते हैं, जो इधर कॉपी पेस्ट मामला, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए इस तरह की बातों का जवाब निकाल पाना। आपका प्रॉपर आंसर होगा, ये एक पुरुष कंकाल है, द्वितीय चरण का पुरुष कंकाल है, और उसके गले में 36 गुरियों की आपको माला प्राप्त हो रही है। याद रखिएगा, यहां से आपको जली हुई पशुओं की, जंगली और पालतू पशु दोनों, उनकी आपको यहां से अस्थियां प्राप्त हो रही हैं। पशुओं की, याद रखिएगा, जली हुई अस्थियां, पशुओं की जली हुई अस्थियां आपको प्राप्त हो रही है। क्लियर है मामला? संभवतः ये इस बात का स्पष्ट परिचय को, क्योंकि गुजरात में लंगनाथ से हमें इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि इन लोगों ने मांस को भूनकर खाने का प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि बागोर जो स्थल है वो सिर्फ मध्य पाषाण काल तक सीमित नहीं है, बागोर से आगे के लेवल के, क्योंकि बागोर तो आदि मौजूद है, बागोर आज भी एग्जिस्टेंस कर रहा है इस समय जब मैं क्लास ले रहा हूं और आप क्लास देख रहे हैं, जहां पर भी आप लोग मौजूद हैं। तो मे बी कि बाद के चरण में जो जली हुई अस्थियां मिल रही है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इन लोगों ने मांस को भूनकर खाने की प्रैक्टिस कर ली थी। यहां से आपको रिंग स्टोन भी मिल रहा है। एंड व्हाट डज मीन ऑफ रिंग स्टोन? रिंग स्टोन को हम छल्ला पत्थर या वलय प्रस्तर भी कहते हैं।
क्या मतलब है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी फिर आपके सामने। रिंग स्टोन, छल्ला या वलय प्रस्तर हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? याद रखिएगा, बागोर से। असल में उस काल में फावड़ा जैसी तो कोई स्थिति, कुदाल फावड़ा जैसी तो कोई स्थिति थी नहीं। क्लियर है? जो हैंडेक्स मिल रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडियन प्री हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, आप उन्हें देखिए, आपको पूरी प्रागैतिहासिक पाषाण काल क्या होता है आपको समझ में आएगा, यकीन मानेगा, वो कोई बुक उठाकर देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो कोई जो हैंडेक्स मिल रहा है वो भी हैंडेक, नाम में ही कुठार में हस्त लग रहा है, क्योंकि हैंडल नहीं है, आप उसको सिंपल हाथ से उठाकर काम में ले रहे हो। तो जमीन से कंदमूल को उखाड़ने के लिए जो वन्य किस्में होती है, जो अपने आप उग रही हैं, जो मानव ने नहीं बोई है, उनको प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता था उस जमाने में, को भारी भरकम पत्थर के अंदर छेद कर दिया था चोट मारकर। अब हो सकता है कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर को चोट करके, एक पत्थर के अंदर आपने चोट करके उसको गोल शेप देकर कर दिया। अब पत्थर के बीच में छेद, होल हो रहा है, उस होल के अंदर आप किसी पौधे की कोई टहनी फंसाकर या बेल फंसाकर, जो थोड़ी मजबूत है, उसको फंसाकर जमीन में दबाकर उस जमीन को मतलब उस पत्थर को निकाला करते थे। स्वाभाविक है उस पत्थर के आसपास की जितनी मिट्टी होगी वो उखड़ कर आसपास आएगी और जमीन को इस प्रकार से खोदना सरल होगा। तो ये एक प्रकार का प्रस्तर फावड़े के रूप में उस मनुष्य के द्वारा काम में लिया जाता था। दिस वन इज द यूटिलिटी ऑफ रिंग स्टोन और छल्ला या वलय प्रस्तर, जमीन से कंदमूल को उखाड़कर अपनी खाद्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो ये एक बागोर की छोटी सी कहानी है। आप आइडिया लगाइएगा कितना एनालाइज्ड ये क्लासेस आपके सामने, कितना विश्लेषण के साथ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर आ रहा हूँ। अब मैं हटता हूँ, स्क्रीन आउट होता हूँ 30-35 सेकंड के लिए। आप इसको पूरा उतारिए, इसके बाद फिर अभी बागोर में टाइम लगेगा, फिर सबसे पहले अपन बागोर को पूरा करते हैं, यहाँ तक कि बात को आप आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा आपके सामने और आगे बढ़ाता हूँ। आराम से इस पूरे मैटर को आप लोग देख लीजिए। आई थिंक आपने कर लिया है। यहां से जो झोपड़ियां प्राप्त हो रही है बागोर से, जो झोपड़ियां प्राप्त हो रही है, इन झोपड़ियों में याद रखना, इन झोपड़ियों में हमें फर्श, झोपड़ियों में हमें पत्थर के फर्श यानी कि स्टोन फ्लोर प्राप्त हो रहा है, और बस्तियों में खड़ंजे प्राप्त हो रहे हैं। आप इस बात को समझ, खड़ंजा मैं बता रहा हूं आपको, झोपड़ियों में आपको प्रस्तर फर्श, यानी कि झोपड़ियों में जो कच्चा जो फर्श होगा उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े समान आकृति के आपने दबा दिए, लाइक टाइल्स। तो आपने एक स्टोन फ्लोर का निर्माण कर दिया झोपड़ियों में। अब जिन बस्तियों में आदि मानव वहां पर रह रहा है, तो इन गलियों के अंदर भी मनुष्य ने क्या किया कि कच्ची सड़कें हैं, कच्चे रोड हैं, वो दबे नहीं, धसे नहीं, इसके लिए बड़े बड़े पत्थरों को सॉलिंग कर दी, उनको जमा दिया एक लेवल पर पैरेलल लाकर। तो पत्थर के टुकड़ों से जमी हुई जो कच्ची सड़कें होती हैं उनको खड़ंजा कहा जाता है। तो यहाँ झोपड़ियों में आपको प्रस्तर फर्श पाए जा रहे हैं, इसके अलावा फूस के वात रोधी पर्दे पाए जा रहे हैं। आप लोग घरों में से चिक वगैरह देखते हैं ना, तो इस प्रकार के कर्टन्स बागोर की झोपड़ियों से फूस के वात रोधी पर्दे पाए जा रहे हैं और बस्तियों में खड़ंजे पाए जा रहे हैं। मतलब जैसे सड़क है, आप समझ लीजिएगा ये सड़क है, तो इस सड़क में आपने इस प्रकार से पत्थर की लेवलिंग कर दी है, जमा दिया इनको समीप पास। इससे क्या हुआ कि जो हैवी ट्रैफिक होने पर भी सड़कें दबती नहीं है, धसती नहीं है, और आसपास जो मकान की नींवें हैं वो खराब नहीं होती। तो इनको कहा गया है खड़ंजा। बस्तियों में खड़ंजे पाए गए हैं।
आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बागोर के अंदर स्लॉटर हाउस, कसाई घर पाया गया, बूचड़ खाना। इसका मतलब यहां पशु वध किया जाता था, और फिर वी आर नॉट श्योर कि मांस को भूनकर खाते थे या कच्चा ही खाते थे, बट स्लॉटर हाउसेस यहां से प्राप्त हुए हैं। स्लॉटर हाउस यानी कि कसाई घर, या हम कहेंगे कसाई घर या बूचड़ खाना। कसाई घर या बूचड़ खाना हमें प्राप्त हो रहा है कहां से? बागोर से। क्लियर है? इसके अलावा जो माइक्रोलिथ प्राप्त हुए हैं बागोर से, सूक्ष्म पाषाण उपकरण हमें जो प्राप्त हुए, उनमें सर्वाधिक संख्या ब्यूरिन्स तक्षणियों की पाई जा रही है। परवर्ती काल में, बाद के काल में तो यहां से 5 ताम्र उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें एक तो स्पीयर या भाला है, 3 त्रिभुजाकार ट्रायंगल, एक ताम्र बाणाग्र है जो हड़प्पा किस्म से मिलते जुलते तांबे की कुछ रोड्स यहाँ से पाई गई हैं। ठीक, और जिस कच्चे माल को ये लोग काम में लिया करते थे बागोर के, वो चैल्सिडनी है। अब जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वो ये बतलाते हैं कि बागोर के निवासी इन ब्यूरिन्स तक्षणियों के निर्माण के लिए रॉ मटेरियल की प्राप्ति, चैल्सिडनी की प्राप्ति के लिए दक्षिण के प्रागैतिहासिक बस्तियों तक सामूहिक यात्राएं किया करते थे। इस तरह के भी हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं। सो पहली बात तो यहां पर जो स्टोन टूल्स पाए जा रहे हैं बागोर में, आप करके देखिए, पढ़कर देखिए, जितनी भी नामी गिरामी आपकी कोचिंग चल रही है राजस्थान में, देखिए बागोर से इतना मैटर मिल जाए कहीं, आके बताइएगा हमें। पॉसिबल नहीं है भाई इतनी मेहनत, और इसके लिए जुनून की हद तक जाना होता है। बीइंग अ टीचर, आपको पहले आपको खुद को अपनी कितनी, अब वाकई आप समझदार हैं। तो जो स्टोन टूल्स यहां से मिल रहे हैं, पहली बात तो वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं ब्यूरिन्स, जिनको हम कहते हैं तक्षणियां, सर्वाधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। क्लियर? अब इनके लिए जो रॉ मटेरियल हैं इन ब्यूरिन्स के लिए, उनमें एक तो है क्वार्जाइट, बार बार मैं कह चुका हूं, क्वार्जाइट को हम चमकीला पत्थर भी कहते हैं, और एक है आपके चैल्सिडनी। अब जो बात निकल कर आ रही है वो क्या है कि चैल्सिडनी के लिए, चैल्सिडनी की प्राप्ति के लिए बागोर का आदिम मानव, दक्षिणी प्रागैतिहासिक स्थलों की यात्रा करता था। दक्षिणी प्रागैतिहासिक स्थलों की सामूहिक यात्रा करता था। ये भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने निकल कर आता है। ब्यूरिन्स हमें यहां से सर्वाधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं, और कुल 5 ताम्र उपकरण आगे के फेज में, परवर्ती लेटर जो फेजेज है, इनमें आपको 5 कॉपर टूल्स भी आपको यहां से मिल रहे हैं। इनमें एक भाला है, एक तांबे की छड़ है, और 3 त्रिभुजाकार, हम एक तो आप कह सकते हैं, एक तो ताम्र भाला स्पीयर, एक भाला है, 3 आपको त्रिभुजाकार ताम्र बाणाग्र का मतलब होता है
तीर का अगला भाग बाणाग्र, जो असल में हड़प्पाई हड़प्पाई कहना चाहिए, समानता लिए हुए है। इस बात को जो अगला जो मतलब एक तरह से जो ट्रायंगल जो हिस्सा है उसका फलक या जो उसका जो हिस्सा है अगला, वो हड़प्पाई समानता लिए हुए। दो ये हो गए, तो एक तो भाला, तीन त्रिभुजाकार बाणाग्र और एक आपको ताम्र छड़ भी प्राप्त हो रही है। तो कुल 5 आपको यहां से लेटर पीरियड के कॉपर टूल्स भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब आप इस बात से भी आइडिया लगा सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा जो आपको माइक्रोलिथ मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल के जो ताम्र उपकरण प्रस्तर उपकरण पाए जा रहे हैं, इनमें ब्यूरिन्स यानी कि तक्षिणी सबसे बड़ा जो माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण उपकरण सर्वाधिक संख्या में बागोर से मिल रहा है, वो है असल में, याद रखिएगा, ब्यूरिन या तक्षिणी। उम्मीद करता हूं कि बागोर पर काफी प्रकाश आपको एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। मध्य पाषाण काल कितना रिच एंड प्रॉस्परस रहा है राजस्थान प्री हिस्ट्री के संदर्भ में। अब आप आराम से, मैं एक बार स्क्रीन आउट होता हूँ पिछली स्लाइड से लेकर, क्योंकि बहुत मैटर आपके सामने बागोर का पिछली स्लाइड से लेकर देख लीजिएगा, यहाँ तक का हो गया है। इसको आप आराम से इत्मीनान से देख लीजिए। इसके बाद फिर हम जो शेष राजस्थान का जो प्री हिस्ट्री है उसकी फिर अब हम बात आपके सामने रखेंगे, करेंगे। आई थिंक आपने इसको देख लिया है। नेक्स्ट आइएगा, हम मेवाड़ की बात कर रहे थे। तो मेवाड़ के अंदर जो उत्खनन करता है आपने डॉक्टर वी एन मिश्रा, डॉक्टर एस आर राव, डॉक्टर सुंदरराजन, डॉक्टर सेन गुप्ता, डॉक्टर एस डी सांकलिया वगैरह। उत्खनित स्थल मेवाड़ के मध्य पाषाणिक स्थलों की यदि मैं बात करूं तो फिर यहां पर उत्खनित स्थल में कई प्रकार की नदियों की कछारी हम प्रदेशों की बात कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, गंभीरी हो गया, बैडच हो गया, रूपेरल हो गया, चंबल हो गया, बामनी हो गया, नल्लोस हो गया, भिचोड़ हो गया, कोठारी हो गया, आपके सामने बागन हो गया, कदमाली, कई खारी, कई सारी नदियों का कछारी जो एरिया है। वजह मैं कह चुका हूं, नदियां ही सभ्यताओं का पालने के रूप में कार्य करती है। मेवाड़ क्षेत्र में जो माइक्रोलिथ बन रहे हैं, इसके लिए जैसा आपने देखा बागोर के अंदर क्वार्टजाइट और चैल्सिडनी कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, पर्टिकुलर बागोर के अंदर। इसी प्रकार से मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो कच्चा माल काम में लिया जा रहा है वो राम सेकाश्म और जैस्पर पत्थर है। राम सेकाश्म एवं जेस्पर स्टोन्स हैं। अच्छा, कच्चा माल, सॉरी। स्टोन टूल्स के निर्माण हेतु अब एक बड़ी विशिष्ट बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो शायद मेरे लिए भी जितनी बार मैंने पढ़ा मतलब इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप स्वीकार नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको देखो कुछ बातें इंडियन प्री हिस्ट्री के संदर्भ में बतलाऊं, फिर आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। मोटे तौर पर 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर, राइट, आप समझना बात को, यदि हम 2800 भी नहीं, यदि हम आए 2500 ईसा पूर्व के आसपास, तो इतनी लंबी जर्नी तय करके भारत में फर्स्ट अर्बेनाइजेशन कल्चर, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमें नजर आती है। आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अब इसमें सबसे पहले आपके सामने
6 लाख से लेकर यदि मैं आऊं 10,000 ईसा पूर्व तक का दौर यदि मैं लूं तो ये कहलाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, पैलियोलिथिक। ठीक है, यदि हम 10,000 से लेकर 4,000 BC की बात करें तो ये कहलाता है, जिसको भी हम पढ़ रहे हैं, मीजोलिथिक, इजंट इट। यदि मैं फिर बात करूं 4,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक का, तो फिर ये दौर कहलाता है, जिसको आप कहते हैं नियोलिथिक। अब नियोलिथिक के साथ साथ चूंकि मनुष्य ने कॉपर धातु का प्रयोग भी चालू कर दिया, तो फिर यहीं पर एक और दौर आपके चालू हो जाता है, इसको आप कहते हैं चैल्कोलिथिक, ताम्रपाषाणी। फिर यहीं पर मनुष्य ने ब्रोंज धातु का प्रयोग भी चालू कर दिया, यानी कि 2500 ईसा पूर्व की जो अवधि है ये इसी नियोलिथिक के बीच में आ जाती है। फिर जाकर मनुष्य पहली नगरीय सभ्यता को आरंभ करता है। ये तो भाई इंडियन प्री हिस्ट्री कैलेंडर की बात आपके सामने हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये कि उछलने वाली बात हमारे सामने क्या निकल कर आती बाबू, उसे आप समझिएगा। राजस्थान में मध्य पाषाण काल में मेवाड़ में 2 पुरातात्विक स्थल बनास नदी किनारे जिला राजसमंद में ऐसे हैं, जवासिया एवं आरणी। 6,000 ईसा पूर्व के वो की उनकी अवधि है, मतलब मध्य पाषाण काल। एंड जवासिया एंड आरणी वॉज एक्सकावेटेड बाय डॉक्टर प्रबोध सरवोलकर, डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे, डॉक्टर टेरेसा पी रेग्जेक, कावासावा स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस, और राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की टीम ने मिलकर यहां पर उत्खनन किया। जवासिया और आरणी से नगरीकरण के प्रोटो यानी कि आद्य लक्षण आपको प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक के संदर्भ में हम कहते हैं मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने ठीक से अग्नि का आविष्कार नहीं सीखा भाई, कृषि नहीं सीखी भाई, पशुपालन हंटिंग पर टिका हुआ है। और मेवाड़ में जवासिया और आरणी में अर्बेनाइजेशन कल्चर का जर्मिनेशन 6,000 ईसा पूर्व से प्राप्त हो रहा है, मध्य पाषाण काल से। इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, ये बड़ा विरोधाभासपूर्ण तथ्य है। लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि ये जितना भी डेटिंग होता है ये सब C14 कार्बन डेटिंग प्रणाली या साइंटिफिक बेसिस पर होता है। वी आर नथिंग इन आवर हैंड, हम अपने हाथ से अपने मुंह से कुछ भी प्रीच नहीं कर सकते हैं। तो मेवाड़ के अंदर 2 स्थल हमें ऐसे प्राप्त हो रहे हैं, याद रखना। जवासिया एवं आरणी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो क्लासेस, वो टीचर सक्सेसफुल नहीं है। राजस्थान के संदर्भ में भी यदि मैं बात करूं, यदि आपका इंडियन हिस्ट्री पे कमांड नहीं है तो आप फिर लफेबाजी करोगे। हकीकत कहूं मैं आप लोगों को, क्योंकि कैसे आप राजस्थान हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री से आइसोलेट करके नहीं पढ़ सकते हैं। आपके जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपके कथन कारण क्लियर नहीं होंगे, बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा आपको जानने के लिए। इसलिए इंडियन प्री हिस्ट्री को पढ़ने पर आपको जो मैं कहने जा रहा हूं उसका सिग्निफिकेंस मालूम चलेगा कि कितना ये दोनों स्थल जो हैं इनकी अवधि आती 6,000 ईसा पूर्व। और यहां पर जो खोज और उत्खनन करवाया गया है वो करवाया गया है राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की टीम, डॉक्टर प्रबोध सरवोलकर फ्रॉम डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे एवं डॉक्टर टेरेसा पी रेग्जेक।
कावासावा स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका, कावासावा स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस अमेरिका की इस टीम ने, आराम से आप पहले इस कैलेंडर को, उस कैलेंडर को जो पंचांग मैंने वहां पे दे रखा है उसको ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे कर रहे हैं। तो इस टीम ने जो अपना कंक्लूजन दिया है जवासिया और आरणी के विश्लेषण के पश्चात, अध्ययन के पश्चात, सर्वे के पश्चात, वो कहते हैं कि मानव सभ्यता में कम से कम इंडियन प्री हिस्ट्री में ही नहीं, इवन मैं समझता हूं वर्ल्ड जो प्री हिस्ट्री उसके संदर्भ में भी नगरीकरण, यानी कि आप यदि इंग्लिश की बात करें तो अर्बेनाइजेशन, नगरीकरण के प्राचीनतम अवशेष, नगरीकरण के प्राचीनतम अवशेष, यानी कि मानव द्वारा नगरों का निर्माण करना, जैसे पक्के मकान हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, रेक्टेंगुलर स्ट्रीट्स वगैरह पाई जा रही हैं। तो मानव के नगरीकरण के प्राचीनतम अवशेष हमें जवास्या और आरणी से प्राप्त हो रहे हैं। एक संदर्भ और बतला दूं, नगरीकरण के प्राचीनतम अवशेष राजसमंद जिले में ही एक और ताम्र पाषाणिक सभ्यता स्थल है गिलुंड, वहां से भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। बट मैंने पहले कहा, क्योंकि आपको बड़ा मतलब ऑब्जेक्ट रहना पड़ता है, आप वस्तुनिष्ठ रहोगे, आप अपनी भावनाओं को हावी नहीं कर सकते। फिर एक विरोधाभास आता है, जवास्या और आरणी के लोगों ने नगरीकरण करना सीख लिया, लेकिन ये पशुपालन तो करते थे लेकिन कृषि से अनभिज्ञ थे, सामूहिक आखेट गतिविधियां करते थे। अब ये क्या मतलब है इस बात का, देखो मैं इसको क्लियर करता हूं आपके सामने। ये निवासी पशुपालन करते थे, ये निवासी सामूहिक आखेट करते थे, जबकि कृषि से ये पूरी तौर पर जवासी और आरण्य के लोग अनभिज्ञ थे। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जवास्या और आरणी में जब मानवीय गतिविधियां आरंभ हुई होगी मध्य पाषाण काल में, उसके प्रारंभिक दौर में जब मनुष्य माइक्रोलिथ से ही अपना जीवन यापन कर रहा है, उस समय मनुष्य ने पशुपालन सीख लिया था, कृषि नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे जैसे मेसोलिथिक पीरियड का एंड हो रहा है और वो ट्रांजिट पीरियड में है टू गेट एंट्री इन नियोलिथिक पीरियड जवास्या और आरणी के अंदर, तो उस दौर में यानी कि मध्य पाषाण के अंतिम दौर में इसने अपने आप को कृषि भी सीख ली हो, पक्के घर बनाकर पत्थरों का प्रयोग करके, क्योंकि संभवतः भवनों की नींव में या इनमें पत्थर के अवशेष पाए गए हों, तब इसने इस प्रकार के आवास बनाना सीख लिया हो। उससे पुरातत्व अंतिम दौर में उससे पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया है कि राजस्थान में जवास्या और आरणी, जिला राजसमंद, और जिला राजसमंद में इवन गिलुंड भी ताम्रपाषाणिक बस्ती है, से आपको नगरीकरण के अवशेष प्राप्त होते हैं। अर्थात मानव ने नगर बनाकर, नगरीय संरचना बनाकर उनमें रहना और जीना सीख लिया था। राजस्थान में नियोलिथिक जो फेज है उसके बहुत ज़्यादा आपको क्या कहना चाहिए, क्लासिफाइड आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं मिलती, क्योंकि फिर सीधा धातु युग आरंभ होता है। तो हड़प्पा जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर, आहड़, वो सभ्यताएं प्राप्त होती। तो आज इस सेशन के जरिए हमने राजस्थान का जो प्री हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट कर दी है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन आउट होता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूँ। इसको आप आराम से यहाँ तक की बात को देख लीजिएगा। जी, मैं अपनी बात करता हूँ। धारेश्वर जो निम्बाहेड़ा से आपको केव्स पेंटिंग्स प्राप्त हुई थी, वो नवपाषाण काल का सबसे बड़ा एक सबूत है। ठीक है, तो इस सेशन के द्वारा
आज हमने राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां पूरी कर दी हैं। अब हम दूसरी पुरातात्विक महत्व की सभ्यता राजस्थान में आरंभ करेंगे, जिससे कालीबंगा है, गणेश्वर है, बैराट है। इंतजार कीजिए उस सेशन का। और इस सेशन का एंड कर रहा हूं मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को एक एक आपके जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, डाउट्स दूर हुए होंगे, और आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा इन चीज़ों को समझने का, अधिक से अधिक पढ़ने का। और इस उम्मीद और शुभेच्छा के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ। खूब पढ़िए और धीरे लेकिन ठोस कदम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।